नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, पिछले दिनों कल ही की बात है कि किरण चौधरी जी, कांग्रेस की एक बड़ी नेता जो है वो बीजेपी में चली गई। ये सिलसिला लगातार जारी है। हर कुछ महीने बाद कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बीजेपी में चला जाता है। इसके आखिर क्या कारण है? कांग्रेस में आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है? इस बार तो कांग्रेस का जो परिणाम आया है वो भी अच्छा है। हरियाणा में भी उसकी स्थिति जो है वो बेहतर बताई जा रही है। कम से कम 50-50 पर तो मामला खड़ा ही है। सरकार बन भी सकती है। फिर भी लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। दरअसल इसके कारण क्या है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेमचंद जी, जो पूर्व एचसीएस हैं और हरियाणा की राजनीति पर महीन नजर रखते हैं और एक-एक सीट के बारे में पूरा उनका व्यू है। आपका स्वागत है बहुत-बहुत प्रेम जी। जी, नमस्कार। प्रेम जी, ये जो घटनाक्रम है इसे आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के नजरिए से? क्या किरण चौधरी के जाने का कांग्रेस को नुकसान होगा? पहला सवाल। और उसी से जुड़ता ये सवाल कि कांग्रेस अपने नेताओं को रोक क्यों नहीं पा रही है? जबकि इस बार उसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी हुई है और हरियाणा में तो उसके सत्ता में आने के कम से कम 50% चांसेस हैं। देखिए कमल जी, जब भी कोई चुनाव आता है, केवल एक प्रदेश की बात नहीं है या एक पार्टी की बात नहीं है। ये दल-बदल का खेल शुरू हो जाता है और कांग्रेस पार्टी में तो शुरू से ये बात रही है कि बहुत सारे लोग चुनाव के समय में पार्टी छोड़ जाते हैं, जिनको उम्मीद नहीं होती कि उनको टिकट मिलेगी। और किरण चौधरी जी के साथ तो इस बार ये हुआ कि उनकी बेटी को लोकसभा में टिकट नहीं मिला। किरण चौधरी चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू है और एक बहुत बड़ी लेगेसी कैरी करती है और लगातार वो विधायक बनती आ रही है अपने पति की मौत के बाद। उससे पहले भी वो दिल्ली में विधायक और विधानसभा की उपाध्यक्ष रही है। किरण चौधरी का वजूद अपना खुद का बहुत बड़ा है और जिस परिवार से उनका संबंध है, हरियाणा की राजनीति में उस परिवार को भी नज़रअंदाज करके नहीं देखा जा सकता। एक समय था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर थे, तो उनको सहारा देने वाले व्यक्ति का नाम भी चौधरी बंसीलाल था। आज बंसीलाल जी की पोती को और उनके पुत्र वधू को कांग्रेस छोड़ने पे विवश होना पड़ा, तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति को मानते हैं और उनकी बेटी का टिकट काट करके अपने एक समर्थक को टिकट दिलवाना भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से, ये किरण चौधरी जी के लिए अपमान की बात थी। और जैसा कि कल कांग्रेस की सांसद है सिरसा से, जो नवनिर्वाचित सांसद है, उन्होंने भी कहा है, शैलजा जी ने भी ये बात कही है और अनेक नेता ये यही भाषा बोल रहे हैं। और कांग्रेस में आप चाहे हरियाणा जब से बना है तब से अब तक का इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में किसी एक को नेता नहीं बनने दिया जाता, परंतु कांग्रेस आलाकमान की कोई मजबूरी है या फिर कहीं ना कहीं जैसा कि आरोप भी लग रहे हैं कि साठ गांठ की बात ऊपर नीचे जो होती है, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के इर्द गिर्द कांग्रेस सिमटती जा रही है। आज चाहे टिकटों के वितरण की बात करें या फिर नेतृत्व की बात करें, और जो प्रभारी लग करके आता है हरियाणा में, वो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका पे भी संदेह बार बार किया जाता है। और जब कोई चुनाव आता है, खासतौर से राज्यसभा का चुनाव, हरियाणा में उस समय भी बड़ी हलचल होती है। दो चुनाव में लगातार कांग्रेस इस तरह की जो गड़बड़ी हुई है उसका शिकार हुई है। एक समय तो जब पूर्ण बहुमत इनके साथ था, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के साझे प्रत्याशी थे आर के आनंद, उस समय एक बड़ा कांड हुआ था, स्याही कांड। उसकी जिक्र आज शायद कोई नहीं करता। वो कांड कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों द्वारा किया गया था जो आज पार्टी पे काबिज है। और उसके बाद जब माकन जी राज्यसभा का चुनाव लड़े थे तो उस समय भी कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या थी अपना एक सांसद बनाने के लिए, परंतु वो चुनाव हार गए थे। और उस चुनाव की हार का जो ठीकरा फोड़ा गया था वो किरण चौधरी जी के सिर पर फोड़ा गया था। और बार बार जब वो पार्टी छोड़ गई है तो कल दान सिंह जी ने ये बात कही और उसकी पुष्टि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी कर दी कि किरण जी का तो
शारीरिक रूप से वो कांग्रेस में थी, पर मन से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। तो कहीं ना कहीं भित्रघात के जो आरोप प्रत्याशी ने लगाए थे, महेंद्रगढ़ भिवानी के प्रत्याशी थे रावदान सिंह, उन्होंने आरोप लगाया था किरण जी के भी उन्होंने भित्रघात किया और हरवाने का काम किया अधिकृत प्रत्याशी को। ये बात उन्होंने खैर जल्दबाजी में बोल दी कि किरण जी पिछले 2-3 बार से पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हरवाती आ रही है। पिछली बार तो उनकी खुद की बेटी वहां प्रत्याशी थी, बेशक चुनाव हारी थी, परंतु अपनी बेटी को कैसे वो हरा सकती है या अपनी बेटी के विरुद्ध काम कैसे कर सकती है। तो इस तरह की बातों से आहत होकर के किरण जी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा है। अब आपने कहा कि लाभ होगा हानि होगी, तो मैं समझता हूँ कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी जब पार्टी छोड़ता है तो पार्टी को नुकसान होता है, किसी भी पार्टी इससे को छोड़ पहले करके। हम चर्चा करें, एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर जी कांग्रेस में ये प्रयास क्यों नहीं होता कि जो बड़े नेता जा रहे हैं उनको रोका जाए, उनका सम्मान किया जाए। आखिरकार इतने सारे पद होते हैं देने के लिए और सम्मान तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि जैसे पिछली बार टिकट नहीं दिया, टिकट के बाद फिर उनको जो है जो स्टार प्रचारक थे उस लिस्ट में भी नहीं डाला गया। तो ये तो बड़ी छोटी छोटी मामूली चीजें हैं जिनमें आप व्यक्ति का सम्मान बढ़ा सकते हैं। तो कांग्रेस में ऐसा प्रयास क्यों नहीं होता? देखिए, स्टार प्रचारक में भी उनका नाम बाद में आया था, परंतु स्टार प्रचारक की कोई भूमिका नहीं होती, वो तो केवल एक डेकोरेटिव डेजिग्नेशन है। और मैं समझता हूँ कि पार्टी में 40 लोगों का नाम लिखना होता है, हो सकता है कि किसी मानवीय भूल के कारण ऐसा हो भी गया हो, परंतु जो असली बात है कि केवल एक पार्टी में ये स्थिति नहीं है, हर दल में, हर पार्टी में ये स्थिति आती है। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी हिसार के भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके चले गए, कुछ ना कुछ तो कारण वहां भी रहे होंगे। और एक पार्टी की बात नहीं होती कभी भी कि कांग्रेस से लोग भागते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, जबकि इस बार, जबकि ये पता भी था कि अभी सत्ता है और अगले 3 महीने तो कम से कम उस सत्ता का सुख भोगा जा सकता था, परंतु कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी के कारण या उपेक्षा के कारण नेता फिर अपना नया स्थान ढूंढते हैं, जिस तरह अपना भविष्य ढूंढने के लिए कई दूसरे का सहारा लेते हैं। आज जो स्थिति किरण जी की है, मैं समझता हूँ कि हरियाणा के बहुत सारे नेताओं ने जो कांग्रेस पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता जिनको माना जाता है, छोड़ करके गए हैं। और उसमें बहुत सारे नाम हैं, चाहे वो बंसीलाल जी को भी आप शामिल कर लें, बंसीलाल जी ने भी कांग्रेस छोड़ी थी, चौधरी देवीलाल ने भी कांग्रेस छोड़ी थी, फिर भजन लाल जी को भी विवश किया गया था कांग्रेस छोड़ने के लिए, और चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ के गए थे। ये सारे नेता बहुत बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, अपने अपने क्षेत्र में उनकी पहचान थी, परंतु कांग्रेस में कहीं ना कहीं आलाकमान बैलेंस बनाने की कोशिश करता है कि किसी एक को इस तरह से तानाशाह ना बने, कोई पार्टी पे कब्जा ना करे। तो बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में अभी हिमाचल का आपने देखा होगा, हिमाचल में प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, एक नए आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयोग किया, पार्टी में बगावत हुई, 6 विधायक बगावत करके चले गए। वो दिगर बात है कि उन्होंने उपचुनाव लड़ा और उनमें से ज्यादातर हार गए। और 3 निर्दलीय, एक विचित्र सी बात है, निर्दलीय किसी को भी वोट दे सकता है, हिमाचल के 3 निर्दलीय ही छोड़ के चले गए, विधायक पद से त्याग पत्र दे दिया, कारण पता नहीं क्या हो सकता है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, हार जीत का निर्णय तो जनता करेगी। जब वो निर्दलीय विधायक बने थे तो वो बने रह सकते थे। आज केवल किरण चौधरी की बात नहीं है, इस देश में नैतिकता की बात करने वाले या नैतिक मूल्यों पर राजनीति करने वाले लोगों की कमी हुई है। आज कोई भी सिद्धांत पे नहीं चलता, कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ की राजनीति को आगे बढ़ा करके चलते हैं सारे के सारे नेता। और आप देखते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब के चुनाव में 45 मिनट पहले किसी को ज्वाइन कराया और टिकट दे दिया, कुरुक्षेत्र के सांसद बने नवीन जिंदल जी। सिरसा और हिसार के कैंडिडेट की अगर आप बात करते हैं, ये नैतिकता नहीं है। और पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने दल बदल को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया है। कहीं आप हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करते हैं,
असम का मुख्यमंत्री बना दिया, और आरोप लगे थे उन पे बहुत सारे। वही स्थिति बंगाल में थी। हरियाणा के भी उन नेताओं को शामिल करवा लिया जिन पे बड़े बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही। और ये कोई ना कोई सत्ताधारी पक्ष या जो मैं समझता हूँ कि महत्वाकांक्षी लोग दल बदल के इस खेल को रचते हैं, और उसमें चाहे वो कोई भी नाम हो, आप सारे नाम अगर गिनते जाएंगे तो पूरा समय आपका इसमें चला जाएगा। आज की जी स्थिति ये है कि चुनाव के समय हरियाणा में, आप पिछली बार का उदाहरण कैसे भूल गए? 19 में हरियाणा का जो विधानसभा का आम चुनाव हुआ था, तो किसी को बहुमत नहीं मिला था। वो जोड़ तोड़ जुगाड़, वो सत्ता की मलाई के भागीदार बनने वाले लोग जब सत्ता समाप्त होने को आई तो वो छोड़ करके भाग गए या वो निकाल दिए गए। इस तरह की स्थिति हरियाणा में हर बार होती है, और जी भविष्य में भी आप जी, इस, अगले मैं क्वेश्चन की समझता तरफ हूँ। चलते हैं। आपकी जी, बात मैं समझ गया। दूसरा सवाल यह है कि किरण चौधरी जी के जाने का कांग्रेस को कितना नुकसान होगा और बीजेपी को कितना लाभ होगा, खास तौर से इस संदर्भ में कि बीजेपी अभी जाट नेता खोज रही है जो उनको वोट दिलवा सके, क्योंकि जाट का वोट उनको मिल नहीं रहा है या बहुत कम मिल रहा है। और बीजेपी चाहती है, बीजेपी ने बहुत सारे जाट नेता ट्राई किए लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। इस लोकसभा में भी देखें तो 3 बड़े जो जाट चेहरे थे उन सब की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी बहुत कम रही, चाहे सुभाष बराला की सीट हो, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ जी की सीट हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु की सीट हो। तो इस दोनों सवालों का जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि गढ़मट सवाल है, इसलिए मैंने एक ही बार में पूछ लिया कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस को देखिए कितना आप नुकसान है जाति और विशेष की बीजेपी बात को। जाति विशेष की बात तो देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा में परंपरागत रूप से ये खेल बहुत सालों से चलता आ रहा है। जाट नॉन जाट की राजनीति होती आई है, और ये अकेला हरियाणा नहीं है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो भी डोमिनेटिंग कम्युनिटी है उसके विरुद्ध दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं। हरियाणा में आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जाट वोट नहीं देता, तो भारतीय जनता पार्टी उसी आरोप के ऊपर तो किरण जी को कांग्रेस छोड़नी पड़ी है। जाट प्रत्याशी थे भिवाड़ी महेंद्रगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के, जिनका पक्ष लेने का आरोप उनके ऊपर लगा है, और उनके हल्के में तोशाम में वो विजयी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बात बेमान नहीं हो जाती है जब आप किसी कास्ट के ऊपर ऐसी टिप्पणी करते हैं। कोई भी नेता किसी एक जाति से नहीं बन सकता, और मैं समझता हूँ कि जो लोग इस वहम को पाले हुए हैं तो उनको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। आप साथ लगते पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देख लें, जयंत जी का जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो भी मैच करता है इस हरियाणा के साथ, परंतु उन्होंने 7 सीटें छोड़ करके 2 सीटों पे जाना क्यों मंजूर किया? तो उनको लगता था कि कहीं ना कहीं उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाएगा, और वो उनको मिल भी गया, चाहे बेशक उनके कद के अनुसार नहीं मिला, राज्य मंत्री ही उनको बनाया गया। और इस हरियाणा से चौधरी बीरेंद्र सिंह को जब केंद्रीय मंत्री बनाया गया था तो भारतीय जनता पार्टी ने यही सोचा था कि शायद जाट मतदाताओं का रुझान अब उस तरफ हो जाएगा। और हरियाणा प्रदेश में लगातार 2 जाट पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाए, चाहे वो धनखड़ जी की बात करें, बराला जी की बात करें। और पार्टी जब बहुमत में नहीं आई तो वो प्रयोग भी उन्होंने असफल माना, और लोकसभा में भी स्थिति वही है। चौधरी रणजीत सिंह हिसार से प्रत्याशी थे, बहुत सारा मत मिला है उनको। भिवानी का प्रत्याशी जाट था, जीता है। और राजस्थान में बहुत सारे स्थानों पे, उसमें हेमा मालिनी को भी अगर शामिल कर ले, वो भी जाट सीट पे थी, और कहा यह नहीं जाता है कि देखिए, धर्मेंद्र जी। इसमें अगर आप बाहर के प्रदेशों की बात करेंगे ना, वहां तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बीजेपी को, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, मैं वही कह रहा चाहे हूँ, आपने कहा राजस्थान कि हो। जाट वोट नहीं हरियाणा में देते, थोड़ा जाट। प्रॉब्लम दिख रहा है क्योंकि वहां जी, पर उनके पास हरियाणा एक में बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। नहीं, हरियाणा में स्थिति ऐसी नहीं है। आप चाहे पिछली 5 साल की सरकार की भी बात कर ले, हरियाणा के जो सरकार के जो महत्वपूर्ण विभाग हैं सारे कहीं ना कहीं जाट समाज के पास रहे हैं। चाहे वो डिप्टी सीएम के रूप में दुष्यंत जी के पास थे, या उससे पहले की सरकार में भी अगर आप देखेंगे कैप्टन अभिमन्यु के पास सारे विभाग थे। सरकार ने कोशिश की है, या सत्ताधारी पक्ष ने कोशिश की है जाट को लुभाने की, परंतु जो असर है उस जो असली चीज है उस पर आप नहीं आएंगे। असली बात थी किसान आंदोलन या एमएसपी की लड़ाई। इन
3-4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल हुआ है वो उसका सबसे बड़ा कारण किसान आंदोलन है, और उसका आज जैसे एमएसपी डिक्लेयर हुआ है, अच्छे भाव सरकार ने दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि उसका आगे कोई अच्छा परिणाम भी मिले। इसका जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि क्या किरण चौधरी जी का आने से बीजेपी को कोई पॉलिटिकल या इलेक्टोरल लाभ होगा? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि भिवानी जिले का जो जाट नेतृत्व है, चाहे उसमें चौधरी धर्मवीर सिंह है, चाहे जेपी दलाल है, चाहे वो सतपाल सांगवान है, या अब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी है, वो पूरा का पूरा जाट नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी में है, और इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भिवानी और दादरी दोनों जिलों में 5 विधानसभा सीट है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा लाभ भारतीय जनता पार्टी इस बात का लेगी। अगर ये सब जो आपने जैसे समझाया कि भिवानी का पूरा जाट नेतृत्व है जो है भिवानी जिले का, या दादरी की पास लगती सीट जिले दादरी का, तो ये करीब 6 से 8 सीटें बन जाती हैं। बीजेपी में भी है कि 10 एक सीटों पर इसका फर्क पड़ेगा, भिवानी शहर में भी इसका फर्क पड़ेगा, भिवानी खेरा में भी इसका फर्क पड़ेगा, और जो सीटें लगती हैं उनका भी फर्क पड़ेगा। तो ये क्या बात कांग्रेस की समझ में नहीं आ रही कि 10 सीटों से तो पूरा का पूरा चुनाव परिणाम ही बदल सकता है, सरकार किसकी होगी ये भी बदल सकता है, ये सारा। अभी 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 तक तो ये बात कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि परिणाम क्या आएगा, परंतु निश्चित रूप से लाभ जरूर मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा जो तुर्प का पत्ता जिसको बोलते हैं वो चलने का प्रयास किया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के चले गए थे। कोई और बड़ा जाट नेता या जाट चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास, बेशक कैप्टन अभिमन्यु बहुत बड़े नेता है और उनकी पहचान है, बेशक बराड़ा जी राज्यसभा के सांसद हैं, परंतु बराड़ा जी और कैप्टन साहब किरण चौधरी या चौधरी बंसीलाल के परिवार के सामने उनका कद बहुत छोटा हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि इतने बड़े राज परिवार को साथ मिलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा है और कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं घाटे का सौदा है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, एक सवाल का तो जवाब आपने अपने आप दे दिया कि बीजेपी की जितने भी जाट लीडरशिप है, चाहे वो सुभाष बराला जी हों, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हों, या चाहे धनखड़ जी हों, तो उनसे ऊपर कद है किरण चौधरी का। क्या आप ये कह पाएंगे कि हरियाणा में हुड्डा जी के बाद सबसे बड़ा जाट चेहरा या कोई पहचान या कोई इमेज जो है वो किरण चौधरी की है? नहीं, देखिए हरियाणा में जाट नेताओं की अगर आप बात करेंगे, चौधरी बंसीलाल का कद बहुत बड़ा था, चौधरी देवीलाल का कद बहुत बड़ा था। राजनीतिक हस्तियों की अगर आप बात करेंगे, उसके बाद अगर आप चेहरों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तीनों नाम जो आपने लिए, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु है, चाहे वो बराड़ा जी हैं, या फिर धनखड़ साहब हैं जो राष्ट्रीय सचिव भी है पार्टी के, उन तीनों को पिछली बार विधानसभा में हार का मुंह देखना पड़ा था। और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे जाट नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़े थे उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। कलायत में कमलेश डांडा जी जीतती थी और जेपी दलाल जी जीत करके आए थे, या महिपाल डांडा जीत करके आए थे। ऐसा नहीं है कि जाट ने वोट नहीं दिया, जाट के वोट से ही वो जीते थे। कलायत जैसी सीट पे भारतीय जनता पार्टी का जीतना केवल जाट के कारण ही संभव हो पाया था। और यही स्थिति मैं समझता हूँ कि पानीपत ग्रामीण में महिपाल डांडा जी लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं। ऐसा आपने तो बोल दिया कि नहीं जाट को वोट देता, जाट को वोट देता है, ऐसा नहीं है। आप प्रतिनिधित्व कितना देते हो और किस तरह के प्रत्याशी आप लेकर के आते हो, आप कोर या जो जाट हार्टलैंड है वहां पर आप कितने टिकट देते हो और किस तरह के प्रत्याशियों का चयन भारतीय जनता पार्टी करती है, उस बात पे बहुत कुछ निर्भर करता है। आप रोहतक सोनीपत में भी आपने सोनीपत में निर्मल चौधरी गन्नौर से जीती हैं, और सांसद भी आपके जो जीते हैं इस बार, तो वो अहीरवाड़ में ज्यादा वोटों से जीते हैं। जाट में बेशक नहीं मिला, परंतु जाट को अहीरवाड़ में वोट मिलना भी तो बहुत बड़ी बात है।
अब जब जाट नॉन जाट की बात हरियाणा में कोई करता है तो व्यक्तिगत उस पर भी निर्भर करता है कि सामने प्रत्याशी किस तरह से चुनाव लड़ रहा है या किस तरह के समीकरण बिठाता है। जी। तो मित्रों, ये था पूरा आकलन। एक सवाल और आखिरी में पूछना चाहूंगा कि क्या किरण चौधरी को आप भिवानी जिले तक सीमित नेता मानते हैं? भिवानी, दादरी, उस बेल्ट में सीमित नेता मानते हैं, या वो एक पूरे प्रदेश की एक बड़ी नेता हो सकती हैं? पूरे प्रदेश में, पूरे जो जाट बेल्ट है, जो हरियाणा का मध्य भाग पड़ता है, उस पूरे में उनको किरण चौधरी जी को उपयोग किया जा सकता है? नहीं, देखिए, उपयोग तो उनकी बहन उत्तर प्रदेश में सांसद रही हैं, उपयोग तो उनका कहीं भी किया जा सकता है। चौधरी बंसीलाल की लेगेसी कैरी करती है, चौधरी बंसीलाल के समर्थक आज भी पूरे हरियाणा में हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी उनके कद को इतना बड़ा नहीं मान सकती जितना चौधरी वीरेंद्र सिंह का था, और चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी पार्टी लाभ नहीं उठा पाई। उनके बेटे को जब लगा कि उनको टिकट नहीं मिलेगी, चौधरी वीरेंद्र सिंह छोड़ के चले गए थे। अगर किरण चौधरी जी के साथ भी वही व्यवहार हुआ, और जैसा अभी राज्यसभा की सीट खाली है, लोग कहते हैं कि उनको आश्वस्त किया गया है, अगर उनको वो जगह नहीं मिली तो हो सकता है फिर से वो कहीं ना कहीं अपनी जगह तलाश करें। और जब पार्टी में कोई आता है तो यही कह के आता है मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, परंतु महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी होती है और वो अपने बेटी के भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित है। अगर उनकी बेटी को ठीक से पार्टी ने एडजस्ट नहीं किया तो मैं समझता हूं कि फिर उनकी उपयोगिता भी आप को कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जी। तो साथियों, ये आपने सुना पूरा विश्लेषण किरण चौधरी जी के संदर्भ में, दोनों तरफ का, बीजेपी की तरफ का भी और कांग्रेस की तरफ का भी। और प्रेम जी ने अपना पूरा इसमें आपको विस्तार से बताया कि क्या क्या संभावनाएं बनती हैं और क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। इस अंक में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार। आपका भी प्रेम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।